हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। देखिए, कूलम्स लॉ जो दिया था वो साइंटिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्स ने दिया था। ठीक है, इन्होंने अपने टॉर्सन बैलेंस के मेथड से एक तरीका बताया था जिससे हम किसी भी चार्जेस का जो कि रेस्ट पे है तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होगा उसको कैसे कैलकुलेट करें वो इन्होंने बताया था और उसका एक एक्सप्रेशन भी दिया था जिसे हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, सो कूलम्स ने क्या करा था, मेजर्ड द मैग्नीट्यूड of electric forces between charged object using टॉर्सियन बैलेंस। टॉर्सियन बैलेंस का यूज़ करके इन्होंने जो कोई भी चार्ज बॉडी है दो, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा वो कैलकुलेट करा था और एक लॉ बनाया था जिसे हम बोलते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब ये जो कूलम्स लॉ है ये बहुत अच्छे से होल्ड करेगा अगर हम जो भी चार्ज बॉडी है उसको पॉइंट चार्ज माने। अब पॉइंट चार्ज से हमारा मतलब क्या है कि कितना भी चार्ज हो हम मानेंगे कि वो एक पॉइंट में है। ठीक है, सपोज ये पॉइंट में Q1 चार्ज है और ये पॉइंट पे Q2 चार्ज है। कितना भी सारा चार्ज है हम क्या मानेंगे कि वो एक पॉइंट में है, तो कूलम्स लॉ हम उस पर इजीली लगा पाएंगे और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और ये चार्ज रेस्ट पे है, मतलब आप यूँ समझिए कि इस चार्ज को हमने यहाँ पकड़ रखा है और इसको यहाँ पकड़ रखा है। अब इन दोनों को पकड़ के हम देख रहे हैं कि इनके बीच में कितना फोर्स है, या फोर्स अट्रैक्शन का है या रिपल्शन का। अच्छा, हमें इतना तो पता ही है कि लाइक चार्जेस रिपेल each other and unlike charges attract each other। लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ और नेगेटिव नेगेटिव हुआ, और अनलाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। ये अट्रैक्ट करेंगे और ये रिपेल करेंगे। ठीक है, तो कूलम्स ने क्या कहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ऑन देम। सेकेंड बोला था फोर्स बिटवीन देम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सपोज ये चार्ज बॉडी है Q1 और Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस है R। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, ऐसा करा होगा कि ये कोई बॉडी है, इस पे चार्ज Q1 है, अब इस पे कुछ चार्ज Q2 था उसको डबल कर दिया, फिर देखा उसमें फोर्स कितना हुआ, तो उन्होंने देखा एक चार्ज को डबल करा तो फोर्स भी डबल हो गया। ठीक है, फिर क्या करा, इस वाले चार्ज को डबल करा, इसको एज इट इज रहने दिया, तो उन्होंने देखा इसको भी इस चार्ज को डबल करा तो फोर्स वापस से डबल हो गया। अब इन दोनों में हम डिस्टेंस क्या था, बराबर। ठीक है, इसको डबल करा तो फोर्स क्या था, 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब क्या, इन दोनों चार्जेस में फोर्स के लिए प्रोडक्ट जैसा रिलेशन है। जितने प्रोपोर्शन में हम एक चार्ज को बढ़ाते हैं उतने प्रोपोर्शन में क्या फोर्स बढ़ता है। जितने प्रोपोर्शन में अगर हम दोनों चार्जेस को सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाएं तो उसके मल्टीप्लिकेटिव प्रोपोर्शन में फोर्स बढ़ता है। ठीक है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, सेकेंड क्या हुआ,
वही देखा, पहले r डिस्टेंस लिया, फोर्स मेजर करा, कुछ वैल्यू आई होगी, फिर r से और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाया, फोर्स मेजर करा, उसकी कुछ वैल्यू आ गई। ठीक है, पर देखा क्या कि जो फोर्स की वैल्यू है F1 की वैल्यू F से कम है, मतलब डिस्टेंस के साथ में फोर्स कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी एक इनवर्स टाइप का रिलेशन होगा। इनवर्स टाइप के रिलेशन में क्या होता है कि एक क्वांटिटी बढ़ती है और दूसरी क्वांटिटी घटती है, पर इन चार्ज बॉडी के केस में वो इनवर्स टाइप का रिलेशन इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये तो था कूलम्स लॉ। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को साथ में लिखें तो F वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन में हटाता हूँ तो इसको हम एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, लेट्स से अभी उसको K। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर हमने एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया ताकि यूनिट्स हम मैच कर सके। ठीक है, इस K को हम बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, K को हम अब हम ये देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये क्या क्या चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या आया, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो F किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2। सेकेंड किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ठीक है, अब हमने क्या करा कि वही दो चार्जेस लिए और उनके बीच में डिस्टेंस भी वही रखा और हमने फोर्स कैलकुलेट करा तो फोर्स की वैल्यू ये आई। ठीक है, और अब हमने वही चार्जेस रखे और डिस्टेंस भी वही रखा, बस हमने क्या करा इसका मीडियम चेंज कर दिया। हमने क्या करा इसके बीच में कुछ रेजिस्टेंस लगा दिया, सपोज पेपर लगा दिया। ठीक है, तो हमने फोर्स कैलकुलेट करा तो हमने चेक करा कि ये फोर्स जो है आया है वो इस वाले फोर्स से कम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चार्जेस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, उसके साथ में वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, अब मीडियम पे कैसे डिपेंड करेगा, ये Q1 पे चार्ज है, Q2 पे चार्ज है, R भी हमने सेम रख रहा है, Q1 भी सेम रखा है, Q2 भी सेम रखा है। ठीक है, तो मीडियम वाली टर्म कहाँ से आएगी, तो मीडियम वाली टर्म इस कांस्टेंट से आएगी। ठीक है, अगर हम इस कांस्टेंट को देखें तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस मतलब ये अभी ये एयर मान लिया या वैक्यूम मान लिया तो ये क्या हो गया, फ्री स्पेस। पर यहाँ पर ये मीडियम कुछ चेंज हो गया क्योंकि ये पेपर है तो ये अलग मीडियम आ गया, तो अनदर मीडियम हैव डिफरेंट परमिटिविटी। अभी दूसरा मीडियम है, इसकी परमिटिविटी डिफरेंट है, ये कुछ
अलग तरीके से चार्जेस, एक चार्जेस और दूसरे चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन को ओबे कर रहा है, और यहाँ पर चार्जेस का कुछ अलग ही इंटरेक्शन है और यहाँ पर कुछ अलग ही इंटरेक्शन है। किसकी वजह से? इस मीडियम की वजह से। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये कब होगा? फोर्स इन फ्री स्पेस या वैक्यूम। अब इस वाले फोर्स की बात करें मीडियम में, तो F मीडियम वुड बी इक्वल टू 1/4 पाई, क्योंकि इसकी जो फोर्स है वो कम हो गया, तो किसकी वजह से कम होगा? इस परमिटिविटी कारण। तो हमने उसको बोल दिया परमिटिविटी ऑफ मीडियम विल बी इक्वल टू EM और Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करें तो हम F0/Fm, अगर इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करें तो ये EM/EO के बराबर आएगा। ठीक है, और अगर हम मीडियम का फोर्स निकालें तो वो F0 इंटू F0 डिवाइडेड बाय EM/E0। ठीक है, ये क्या हो गया? दो मीडियम की परमिटिविटी का रेशो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन वैक्यूम। EM क्या हुई? मीडियम की परमिटिविटी, E0 को हुई वैक्यूम की परमिटिविटी। तो इसे क्या बोलेंगे हम? रिलेटिव परमिटिविटी, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ER से, रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे ER से, तो FM वुड बी इक्वल टू F0/एप्सिलॉन R, और एप्सिलॉन R क्या है? एप्सिलॉन M/एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो किसी मीडियम में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F0 क्या था? ये पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये कोई मीडियम में अगर हमें फोर्स निकालना तो हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम बहुत सारे फॉर्मूले देखे हैं, तो बहुत सारे फॉर्मूले में कांस्टेंट्स अलग अलग होते हैं। कुछ कांस्टेंट यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम होती है, और कुछ कांस्टेंट मटेरियल, जैसे ये कांस्टेंट है, मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये कांस्टेंट है पर इसकी वैल्यू मटेरियल टू मटेरियल डिफर होती जाएगी। हमने सारे मटेरियल का रिलेटिव परमिटिविटी कैलकुलेट कर रखा है, और उसकी मदद से हम किसी मीडियम में फिर फोर्स निकाल पाते हैं। ठीक है, तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है, पे डिपेंड कर रहा है, और परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस कांस्टेंट K की जो वैल्यू है वो होती 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2।
ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -3। ठीक है। और फोर्स की तो हमें पता ही है कि न्यूटन होती है उसकी यूनिट। ठीक है। तो ये कूलम्स लॉ था, और कूलम जो फोर्स होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है वो हमने बताया था। ठीक है। अगर कोई दो चार्ज बॉडी है, सेम चार्जेस है, तो वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, और कोई चार्ज बॉडी है पर डिफरेंट फोर्सेस है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है। तो ये कूलम्स लॉ हुआ। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।